हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेजरमेंट में दो टाइप होते हैं। एक आता है AC मेजरमेंट, दूसरा आता है DC मेजरमेंट। ठीक है, AC मेजरमेंट्स में ज़्यादातर जो नल डिटेक्टर होता है वहाँ पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनर्स होता है या फिर कोई फ्रीक्वेंसी ओरिएंटेड डिवाइस होता है। वेराज DC मेजरमेंट के अंदर आपको स्पेसिफिकली नल डिटेक्टर और गैल्वेनोमीटर्स मिलेंगे। ठीक है, एक बिट है इसलिए पहले बता दिया। अब हम लोग सीधा एक मेन टॉपिक पे चले जाते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आता है लो रेजिस्टेंस, दूसरा आता है मीडियम रेजिस्टेंस, तीसरा आता है हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, लो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंसेस विच आर लेस देन और इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 ओम, ये भी एक बिट है, याद रखना पड़ेगा आपको। और मीडियम रेजिस्टेंस का मतलब आता है 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक। इवन ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? 1000 ओम। वी ऑल कम इन मीडियम रेजिस्टेंस टाइप। ठीक है, अब हाई का आता है अबव 100 किलो ओम, जितना भी है वो रेजिस्टेंस सारे के सारे आपके हाई है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो फेमस MCQ बिट्स के फॉर्म में आते हैं। देखो यहाँ पर एमीटर है ना, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए। और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग इन्फिनिटी होना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अर्थिंग अपने घर में प्रोवाइड किया जाता है, अर्थिंग उसके भी रेजिस्टेंसेस बिलो 1 ओम होते हैं। टिपिकली 0.1, 0.2, 0.3 ओम्स ऐसे अर्थिंग रेजिस्टेंसेस होते हैं। और ये जो है ये बिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट आता है कि सेमीकंडक्टर इन फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब अगर मान लो कि मेरे पास एक डायोड है, फॉरवर्ड बायस है, तो उसका जो रेजिस्टेंस आता है वो मीडियम होता है, हाई होता है, लो होता है, क्या होता है, ऐसे पूछा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए इस केस में लो। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब देखते हैं कि ये कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन। ये कॉन्स्टेंटन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है लो रेजिस्टेंस के। एक्चुअली क्या है, मेजरमेंट में टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा याद रखना बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोग उसी तरीके से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं मीडियम रेजिस्टेंसेस। मीडियम रेजिस्टेंसेस में DC मशीन का शंट फील्ड हम लोगों ने पढ़ा है हमेशा, कितना होता है? 750 ओम होता है। ठीक है, सो इट्स ग्रेटर देन 1 ओम है, इसका मतलब क्या है, वो मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन होता है कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है। ऑन एन एवरेज 1000 ओम होता है। अगर हेल्दी पर्सन है तो ज़्यादा आएगा, और अगर मेरे जैसा कोई है तो कम आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हीटर का कॉइल। अगेन हीटर का कॉइल भी किलो ओम्स में ही होता है, सो इसीलिए, और 100 किलो ओम का हीटर का कॉइल होता नहीं है ज़्यादातर, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि हीटर कॉइल अगर आता है तो वो भी मीडियम रेजिस्टेंसेस के अंदर आएगा। ठीक है, अब आता है हाई रेजिस्टेंस। हम लोगों को पता है इंसुलेशन मटेरियल्स, केबल्स के ऊपर के इंसुलेशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके हाई में आ जाएंगे, हाई रेजिस्टेंस में आएंगे। और एक बात यहाँ पर, सेमीकंडक्टर इन रिवर्स बायस आना चाहिए, सॉरी। ठीक है, सेमीकंडक्टर इन रिवर्स बायस कितना होता है? इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। थोड़ा लीकेज करंट फ्लो होता है, इसीलिए फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे हम लोग, लेकिन आइडियली स्पीकिंग, ठीक है, इसीलिए उसको हाई में कंसिडर किया। अब क्या है ना कि लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग डिवाइस होता है, हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग डिवाइस होता है, और मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हाई अलग डिवाइस होता है। और एक चीज़ दिमाग में रख लेना आप लोग कि आपने जो लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस के जो डिवाइसेस हैं वो आपके हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए नहीं चलेंगे। रीज़न इज़ करंट लिमिटिंग। ठीक है, मतलब उस मीटर के अंदर कितना करंट फ्लो होना चाहिए उस मीटर के कॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, तो वो हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए नहीं चलता है वहाँ पर। ठीक है, ये एक बिट है, याद रखना। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन से डिवाइसेस हैं आपके पास। एक आता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और दूसरा आता है केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केल्विन ब्रिज नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ केल्विन डबल ब्रिज। लोकेटर। ठीक है, लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन से डिवाइसेस होते हैं अब हम लोग देख लेते हैं। लो रेजिस्टेंस मेजर करना है तो सबसे पहले आता है पोटेंशियोमीटर, और दूसरा आता है केल्विन डबल ब्रिज। नोट द वर्ड डबल ब्रिज। मैं सिर्फ केल्विन ब्रिज नहीं बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ केल्विन ब्रिज है तो वो मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, लेकिन अगर केल्विन डबल ब्रिज पूछा है तो वो होता है लो रेजिस्टेंस।
ये बिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। सबसे एक्यूरेट अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो है केल्विन डबल ब्रिज। उसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मैं सीक्वेंस बता दूंगा, डोंट वरी। और एक बात, लो रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कितने टर्मिनल्स की ज़रूरत होती है? तो 4 टर्मिनल्स की ज़रूरत होती है। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं है, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है कि कौन से टर्मिनल होते हैं, क्या है क्या नहीं, लेकिन हम लोग को इससे मतलब है कि ये बिट कितना इंपॉर्टेंट है कि 4 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, सबसे कन्फ्यूजिंग आता है इसीलिए। अब जो मीडियम रेजिस्टेंस है ना, वो अच्छा है, गरीब है, सिर्फ 2 टर्मिनल्स हम लोगों को पता होता है, हाँ रेजिस्टेंस है, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 अलग टर्मिनल्स आते हैं, 2 एक्स्ट्रा टर्मिनल्स आएंगे। क्या होता है, लो रेजिस्टेंसेस के अंदर आपको जो लीड के, आप जो मेजर करने वाले हो जो लीड है, उसके भी रेजिस्टेंसेस को नेगलेक्ट करना होता है। उनको नेगलेक्ट नलीफाई करने के लिए और 2 टर्मिनल्स आते हैं, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, या फिर नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि मीडियम में आता है वोल्ट एम्पियर मेथड। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, मैंने वोल्ट एम्पियर मेथड बोला है, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड नहीं बोला है, दोनों में डिफरेंस आता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे और क्यों, आगे चलकर देखेंगे कि वोल्ट एम्पियर मेथड और एम्पियर वोल्ट मीटर क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको दिमाग में क्या रखना है, मीडियम है तो पहले वी आएगा, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, MVA। ठीक है, इस तरीके से आप रटो, कुछ भी करो, कोई बात नहीं। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बिट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको रटना पड़ेगा, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ। ठीक है, और तीसरा आता है व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर केल्विन ब्रिज बोल दो, चल जाएगा, कोई बात नहीं। और तीसरा और लास्ट वन आता है ओम मीटर। ये सारे के सारे मीटर्स आपके मीडियम रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, आपको इनका नोट्स बनाना पड़ेगा एज इट इज़। मैंने चार्ट जो बना के दिया है एज इट इज़ आपके नोट्स में साइड में लिख लेना, ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, अब आता है तीसरा हाई रेजिस्टेंस। हाई का मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेटर देन 100 किलो ओम्स। ठीक है, अब आता है इसमें लॉस ऑफ चार्ज मेथड। सिंपली कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जाता है उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। हम लोगों को पता होता है कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कितना है और कैपेसिटर का वैल्यू भी कितना है आपको, टो इज इक्वल टू RC। उस तरीके से आप R का वैल्यू टो/C से निकाल लेते हो। ये होता है लॉस ऑफ चार्ज ऑफ मेथड। ठीक है, अब दूसरा आता है मेगर। ये तो सबसे वेल नोन तरीका है, सबको पता भी है। और मेगा ओम ब्रिज थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। ये चारों के चारों बिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, अब हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट में 3 टर्मिनल आते हैं। ठीक है, 3 टर्मिनल से मेजरमेंट होता है, और जो तीसरा होता है उसको गार्ड टर्मिनल बोलते हैं। ये फेमस बिट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गार्ड टर्मिनल बोल के दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, आई होप क्लियर है कि आपके पास लो, मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंसेस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, उसके रेजिस्टेंसेस कौन कौन मेजर करता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। ये दीज आर एक्चुअली ऑल आर MCQs। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे हर एक मेथड कैसे कैसे काम करता है। मेथड उसका नाम है आपका केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है, अब केल्विन डबल ब्रिज एग्जैक्टली दिखता कैसा है और इसके अंदर के जो इम्पोर्टेंट बिट्स हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह किसी से मतलब नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। ये कुछ अरेंजमेंट दिया है, आपके पास DC सोर्स है और रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से आपके है। आपका जो अननोन है वो है रेजिस्टेंस R। अब ये जो गैल्वानोमीटर है, मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया ना, ये जो गैल्वानोमीटर है, अगर आपने इसको नलीफाई कर दिया, मतलब इस गैल्वानोमीटर के अंदर का जो करंट है वो 0 हो गया, तो अब देखो R और P और Q है, ये दोनों सीरीज़ में आएंगे और ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। मतलब ये सर्किट के अंदर है और नहीं के बराबर हो जाएंगे अगर आपका गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो एक्चुअली P और Q क्या होते हैं, तो इंटरनल आर्म्स के रेजिस्टेंसेस होते हैं। अब जो कुछ भी टर्मिनल लेके जाओगे उनके आर्म्स जो होते हैं उसके रेजिस्टेंसेस होते हैं। S होता है आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल और R है आपका टर्मिनल लीड का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो एग्जैक्टली आपके जो कॉर्नर्स रहेंगे लीड, उसका रेजिस्टेंस हम लोग इन सब से मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो गैल्वानोमीटर है इसको बैलेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू RB को वैरी करेंगे। ऐसा कंडीशन लाएंगे कि गैल्वानोमीटर के अंदर से करंट कितना फ्लो होगा, 0 हो जाएगा। और आपको पता है अपोजिट ब्रांचेस P × S इज इक्वल टू R × Q, P × S इज इक्वल टू R × Q। ये है आपका बैलेंस इक्वेशन, और ये ऑलरेडी हम लोगों ने
हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का जो सेक्शन है वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिपीट हो गया। देखो एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होता है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि आपको गैल्वेनोमीटर का करंट कैसे करना है, ज़ीरो करना है। इवन पोटेंशियोमीटर भी इसी तरीके से काम करता है, इसलिए मैं पोटेंशियोमीटर यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बिट इसमें याद रखना है, वो है लो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जब भी आपको पूछा जाता है, एक्चुअली कुछ बिट्स हैं जो दिमाग के बाहर होते हैं लेकिन हमको रटना पड़ता है। ठीक है, केल्विन डबल ब्रिज है। केल्विन डबल ब्रिज अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो आपको दो टाइप के जो एरर्स है उनको कंसिडर करना पड़ता है। एक आता है टर्मिनल रेजिस्टेंस और दूसरा आता है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ्स। ठीक है, मतलब ही अगर मेरा टेम्परेचर वेरी हो गया तो मेरा रेजिस्टेंस भी वेरी होता है, या ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे टाइप के जो इसके वजह से जो ईएमएफ्स इंड्यूस हो जाते हैं वो गैल्वेनोमीटर को बैलेंस नहीं करते। इन सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो बिट है कि पूछा जाता है कि केल्विन डबल ब्रिज है तो आपको कौन से एरर्स को ध्यान में रखना होता है। एक होता है टर्मिनल रेजिस्टेंस, दूसरा होता है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस एमसीक्यू है। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। और एक बात है, अब तो बोलोगे कि यार ये तो बस रटना ही रटना है, क्योंकि मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी ऐसे ही लगा था यार ये क्या है। देखो बाईफिलर वाइंडिंग बोल के एक कॉन्सेप्ट आता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं अगर आपने एसी के लिए यूज़ किया है, और उसका काम होता है इंडक्टेंस के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। ठीक है, बाईफिलर वाइंडिंग काम क्या है, इंडक्टेंस के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। ठीक है, अब आता है एरिटन पेरी वाइंडिंग। ठीक है, ये भी कैपेसिटेंस के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये दोनों बिट्स हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं, एग्जाम में दिखते हैं, हम लोग पूरे शॉक हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके के एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, इसीलिए दो बिट्स मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करके दे दिया है। अब हम लोग देखेंगे मीडियम रेजिस्टेंस, उसके अंदर हम लोग दोनों कवर करेंगे। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर और वोल्टमीटर एमीटर मेथड भी। ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मीडियम रेजिस्टेंस, और उसके बाद तुरंत हम लोग देखेंगे कि हाई रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं और क्या है। ठीक है, अब देखते हैं मीडियम रेजिस्टेंस। मैंने बोला था मीडियम रेजिस्टेंस वोल्ट एम्पियर मेथड और एम्पियर वोल्ट मेथड, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को। एक्चुअली मीडियम रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ वोल्ट एम्पियर मेथड को ही यूज़ करना होता है। एम्पियर वोल्ट मेथड को अगर आपके पास ऑप्शंस में केल्विन डबल ब्रिज नहीं है तब आप इसको लो मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके पीछे का रीज़न हम लोग पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, वोल्ट एम्पियर का मतलब अलग कुछ नहीं, आपने वोल्ट मीटर पहले यूज़ किया, एम मीटर बाद में यूज़ किया, पहले एम मीटर फिर बाद में वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया है कि आपका ये जो आर मेजरमेंट है, जिसके भी आप रेजिस्टेंस मेजर करने चाहते हो, ठीक है, उसके साइड में जो लगेगा एरर उसी के वजह से कंट्रीब्यूट होगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, तो आर वी। ठीक है, अब जो कुछ भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, वेयर एज जो कुछ भी रिजल्टेंट मेजरमेंट आएगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। इन दोनों का मतलब यहाँ पर एमीटर का रेजिस्टेंस प्लस आपका जो मेजरेंट है वो, यहाँ पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद आपका ये। ठीक है, अब देखो ट्रू वैल्यू से मेजरेंट वैल्यू कम आएगा, रीज़न क्या है, यहाँ पर क्या है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पर। और यहाँ पर देखो सीरीज रेजिस्टेंस है, मतलब आपका जो मेजरेंट आएगा वो ट्रू वैल्यू प्लस आपका एम मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसमें ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि आपका मेजरेंट वैल्यू ज़्यादा आने वाला है आपके ट्रू वैल्यू से, यहाँ पर आपका मेजरेंट वैल्यू कम आने वाला है आपके ट्रू वैल्यू से। अब मुझे बताना एरर का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, आपका मेजरेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। इसका मतलब एमीटर वोल्ट मीटर मेथड में आपका मेजरेंट वैल्यू कम है तो यहाँ पर एरर नेगेटिव होता है, ये भी एक बिट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एरर कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, ये आपका बिट है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया है कि आपका वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड मीडियम रेजिस्टेंसेस के लिए यूज़ होगा, एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड आपका लो रेजिस्टेंसेस को प्रेफर करेंगे। रीज़न यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपका रेजिस्टेंस कम होने वाला है तो कम रेजिस्टेंसेस को यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। ठीक है, वेयरएज यहाँ पर मीडियम के लिए, ठीक है, एक्चुअली हाई बोलते हैं लेकिन इसको मीडियम ही बोलना आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा है वो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है।
बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस इक्वेशन ख़त्म करो। और इस चीज़ को आप भूलना नहीं, काफ़ी जगह पर नेटवर्क एनालिसिस में भी ये यूज़ होगा आपको, ठीक है। एटलीस्ट एक तो भी बिट रहेगा पूरे एग्जाम में जहाँ पर आपको ये बैलेंस ब्रिज देखना ही है। इसीलिए मैं ये दिखा दे रहा हूँ। देखो ब्रिज का जो ये कनेक्शन है आपका, क्या कहते हैं उसको, डिटेक्टर का जो कनेक्शन, नल डिटेक्टर का कनेक्शन, वो एग्जैक्टली अपोजिट टू सोर्स होना चाहिए। ये आपका सोर्स का कनेक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में नोट कर लेना कैसे ब्रिज को अप्लाई करना है, ठीक है। ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये, अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन आपका इक्वल होना चाहिए। आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया। और एक बात, जिस तरीके से वहाँ पर मतलब केल्विन डबल ब्रिज में इंटरनल लीड के रेजिस्टेंसेस के कुछ इश्यूज थे, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट रहता है और इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस होता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका एक्चुअली होता है, वो डिटेक्टर का। अब यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का बात आएगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज है वही आएगा पिक्चर में, लेकिन वो पैरेलल में है, इसीलिए वो भी इतना मायना नहीं रखता है। इसीलिए बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज मीडियम रेजिस्टेंसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। उसके बाद आता है ओम मीटर। ओम मीटर में आपको एक ही चीज़ याद रखना है, इसमें क्या करते हैं आप लोग, सिंपली करंट को इंजेक्ट करते हो और हमें पता है कि करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपने एक ओपन सर्किट रेजिस्टेंस का अंदर करंट इंजेक्ट करने की स्टार्ट किया तो आपको करंट कितना आएगा आपको, तो ज़ीरो आएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका, इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब इसका स्केल क्या है, वो स्टार्ट होता है इन्फिनिटी से और एंड अप कहाँ पे होगा, ज़ीरो पे होगा, ठीक है। ये उल्टा है इसका स्केल, आपको यही चीज़ याद रखना है। ओम मीटर का स्केल कैसा होता है, रिवर्स होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू ज़ीरो। बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं अभी तक हम लोगों ने देखे, वो सारे से ज़ीरो से लेके कुछ फाइनाइट वैल्यूज़ होते थे, लेकिन आपको ओम मीटर ही ऐसा है जिसका स्केल कैसे रहेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ज़ीरो रहेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे एमसीक्यूज़ में, सारे एग्जाम्स में ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि पूछो मत, ठीक है। अब ओम मीटर का एप्लीकेशन क्या है, सिंपली एक बार हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं। आपने करंट इंजेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ओपन सर्किट है तो सबसे पहले आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखेगा वो कितना दिखेगा, तो आपको कितना दिखेगा, तो इनफाइनाइट दिखेगा, ठीक है। बिकॉज करंट विल फ्लो कितना होगा, ज़ीरो फ्लो होगा ना, यहाँ से ओपन है ना, इसीलिए। और जैसे जैसे कॉन्टैक्ट बनते जाएगा, जैसे जैसे आप पोटेंशियल करंट इंजेक्शन बढ़ाओगे, उस तरीके से आपका रेजिस्टेंस कम हो सकता है, ठीक है। अब आपका सिंपली क्या है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एक्चुअली दो टाइप के ओम मीटर्स होते हैं, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल। ये जो तरीका हम लोगों ने देखा ये सीरीज ओम मीटर है, ठीक है। अब इन्फिनिटी टू ज़ीरो, अगर वो पैरेलल भी है तब भी इन्फिनिटी टू ज़ीरो ही रहेगा उसका स्केल। और एक चीज़ है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओम मीटर का एप्लीकेशन क्या है, तो ओम मीटर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कैपेसिटर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपमेंट्स है। ऐसे सारे इक्विपमेंट्स में आप ओम मीटर्स को यूज़ करते हो, ठीक है, टू चेक डाउन देयर कंटिन्यूटी। ये एक एप्लीकेशन है उसका, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये एक बिट है। अब हम लोग देखेंगे कि मीडियम देख लिया, हाई रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या होता है और कौन मेजर करता है, कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट, ठीक है। आपके पास चार मेथड है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए। एक आता है लॉस ऑफ चार्ज, दूसरा आता है डिफ्लेक्शन, तीसरा आता है आपका मेगा ओम मीटर और फोर्थ आता है आपका मेगर, ठीक है। इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लॉस ऑफ चार्ज के मेथड को प्रिंसिपल देखेंगे और बाकी सब चीज़ों के बिट्स देख लेंगे कि क्या क्या होता है और क्या नहीं, ठीक है। अब देखो लॉस ऑफ चार्ज मेथड है आपका, ये जो अरेंजमेंट है, आपके पास डीसी सप्लाई सोर्स है, दो स्विचेस दिया है S1 S2 और एक कैपेसिटेंस है, और आपको ये रेजिस्टेंस का मेजर करना है वैल्यू, ठीक है। अब क्या है कि पहले स्विच S1 क्लोज कर लेते हैं हम लोग। स्विच S1 अगर क्लोज कर लिया तो आपका जो सोर्स है वो कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। इसके बाद जैसे ही पूरा का पूरा पोटेंशियल प्लस माइनस Vs कैपेसिटर के पास अवेलेबल हो जाता है, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, स्विच S को ओपन कर देते हैं और स्विच S2 को क्लोज कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपके पास जो कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज स्टोर्ड था वो अब डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगा अक्रॉस योर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय दिस कैपेसिटर टू डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, ठीक है। और हम लोगों को पता है टाइम कांस्टेंट कितना होता है आपका R इंटू सी। अगर हम लोग यहाँ पर R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C कर लेते हैं, हम लोगों को इनिशियल वैल्यू पता है, हम लोग को फाइनल वैल्यू पता है। इनिशियल वैल्यू कितना था कैपेसिटर का, 0 था। फाइनल वैल्यू कितना है उसका, तो
VS अगर हम लोग स्विच 1 की बात करें, स्विच 2 की अगर बात करें तो फाइनल वैल्यू कितना है उसका 0। ये सारी चीज़ें पता है आपको, तो आप आराम से टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हो और कैपेसिटेंस का वैल्यू नोन होता है, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हो। थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, लेकिन ये जो मेजरमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ लैबोरेटरीज़ में होता है, ठीक है। इसको ऑन साइट नहीं कर सकते हैं। रीज़न इज़ ये जो वोल्टेज सोर्स आपको चाहिए, ये DC वोल्ट और स्टेबल वोल्टेज सोर्स चाहिए, स्विचिंग का मैकेनिज़्म चाहिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लैबोरेटरीज़ में पॉसिबल होते हैं। इसीलिए ये जो मेथड है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करता है, लेकिन कहाँ पर? लैबोरेटरीज़ में। MCQ बिट है, ठीक है, हंसने वाली बात है लेकिन यही पूछते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। हम लोग को इसका प्रिंसिपल से मतलब नहीं, यहाँ पर भी आप वोल्टेज ही अप्लाई करते हो, इंसुलेशन के अंदर से करंट पास होता है और वहीं पर आप डिफ्लेक्शन देखते हो कि tan डेल्टा डिफ्लेक्शन कितना है एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ है, गार्ड वायर। हम लोगों ने देखा है कि हाई रेजिस्टेंस कितने होते हैं टर्मिनल्स? 3। सो क्वेश्चन आता है हमेशा ये गार्ड वायर है क्या, तो आपको डिफाइन कर देना है, ये कंडक्टर है विथ स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, कनेक्टेड ओवर द इंसुलेशन। एक्चुअली गार्ड टर्मिनल्स का काम डिस्चार्ज करना होता है, ठीक है, लेकिन उसका कनेक्शन कैसा होता है, और ये सप्लाई टर्मिनल्स के पास मेंटेन किया जाता है। ये जो बिट है इसको आपको रटना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। वैसे मैं कुछ MCQs यहाँ पर डालने वाला हूँ वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में कंसिस्टिंग ऑफ 100 MCQs ओवर द मेजरमेंट। उसमें ऐसे सारे जो बिट्स है, जो रटने वाले बिट्स है, वो मैं उसमें पुटअप करने वाला हूँ, ठीक है। अब आता है वापस से मेगा ओम मीटर। आपको बस उतना ही याद रखना है कि वो हाई रेजिस्टेंसेस के लिए यूज़ होता है। और फोर्थ आता है आपका मेगर, ठीक है। मेगर का भी स्केल ओम मीटर की तरह इन्फिनिटी से 0 है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। अब आता है और एक बिट आता है इसमें कि आपके पास जो मेगर है, एक्चुअली मेगर क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है, आपके पास DC रोटर होता है, आप सीधा DC जनरेटर की तरह काम करता है, वोल्टेज निकलता है, इंसुलेशन के अंदर फ्लो होता है, करंट फीडबैक आता है, आपको दो पोटेंशियल्स के बीच में कंपैरिजन हुआ जाता है और ये मेगर का वैल्यू आपको मिल जाता है, ठीक है। सिंपली इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोगों ने स्कूल टाइम्स या फिर कॉलेज टाइम्स में किया है। हम लोग यहाँ पर बिट जो याद रखना है वही पे बात करते हैं हम लोग, वो है यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क की ज़रूरत नहीं होती। रीज़न क्या है, आपका स्केल इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिकली अगर आपके पास करंट नहीं है तो वो इन्फिनिटी पे चले ही जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है सबके लिए। यहाँ पे सिर्फ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस कैसे होता है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रिज दिखाएंगे। ब्रिज का बैलेंस इक्वेशन अगर देखा तो देखा, ठीक है, नहीं तो हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि ये ब्रिज क्या क्या मेजरमेंट कर सकता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपका और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता उसमें। स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़े से बहुत सारे वेराइटी ऑफ ब्रिजेस है। आपका बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा, Z1 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z4, वही बैलेंस इक्वेशन अगर आपको पता है। नल डिटेक्टर यही एक कॉन्सेप्ट रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं और ब्रिज में बहुत सारा वैराइटीज़ होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वो सारा पोर्शन स्किप करेंगे। हम लोगों को MCQ बिट्स पर फोकस करना है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट करते रहेंगे तो फिर रह गए समझ लो मेजरमेंट में, ठीक है। हम लोग सीधा सीधा बिट्स पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं मेजरमेंट ऑफ L। सबसे पहले आता है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। देखो दो अलग अलग ब्रिज है, एक होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, एक होता है सिर्फ मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। हम लोग सिर्फ मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज की बात कर रहे हैं। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम इंडक्टेंस का ही मेजरमेंट कर सकता है। इट इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर लो एज वेल एज हाई इंडक्टेंस मेजरमेंट्स, ठीक है। और एक चीज़ है, ये मीडियम क्वालिटी फैक्टर्स या फिर इंडक्टेंस बोलो, दोनों भी एक ही आ जाता है। अब क्वालिटी फैक्टर मतलब क्या होता है, एक्चुअली इंडक्टर एक कॉइल से बनता है, बराबर। उस कॉइल का मतलब ये जो कंडक्टर है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। सो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या है, कम है, मतलब प्योर इंडक्टेंस नहीं मिलेगा। प्योर इंडक्टेंस में आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मान लो RL सर्किट है, R कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आपको प्योर इंडक्टिव सर्किट चाहिए तो सिंपली वही है। अगर मुझे प्योर इंडक्टेंस चाहिए तो मेरा रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। सो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, X/R या फिर ω/L/R, ठीक है, सिंपली ω/L/R। अगर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है तो आपका क्वालिटी फैक्टर कितना रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। यही बिट है सबसे इम्पोर्टेंट बिट। और
ये क्वालिटी फैक्टर के ऊपर इतने सारे एमसीक्यूज आते हैं। देखो कौन से है। क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज रिएक्टिव पावर टू एक्टिव पावर, बराबर है। ये अगर मैं इसको z के फॉर्म में लिखता हूँ और ये मेरा r है, मैंने ऊपर v और i से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे v और i से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर i से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी मुझे क्या मिल जाता है, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर मिल जाता है। ठीक है, अभी मुझे ये भी पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है, f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2π√LC होता है। ये सारी चीज़ें आप अगर सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको ये वैल्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू L/R√LC इज इक्वल टू 1/R√L/C। ये सारे बिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्वालिटी फैक्टर ओरिएंटेड। ठीक है, अब और एक बिट आता है, ये जो नया है थोड़ा सा, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाफ Li² है, वो 2 कैंसिल हो जाता है, बात वही बनेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंसेस पर साइकिल। ठीक है, ये सारे क्वालिटी फैक्टर के बिट्स और फॉर्मूलेज आपको रटने पड़ेंगे, बाई हार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज सिर्फ और सिर्फ मीडियम इंडक्टेंस के लिए और मीडियम क्वालिटी फैक्टर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, बस बात खत्म। आपका कंक्लूजन यही होना चाहिए अगर आपको मैक्सवेल इंडक्टेंस पूछा है। सेकंड है हेज ब्रिज, इसके नाम में है H। ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर हाई इंडक्टेंस एंड फॉर हाई क्वालिटी फैक्टर ही इसका यूज़ होता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। आपको बस इतने ही 2 चीज़ें इन दोनों के बारे में याद रखना है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मीडियम के लिए, और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाई के लिए। हम लोग देखते हैं कि लो के लिए कौन है, और अलॉन्ग विद दैट हम लोग ये भी देखेंगे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए क्या है, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए क्या है, परमिटिविटी के मेजरमेंट्स के लिए क्या है, परमेबिलिटी के मेजरमेंट के लिए क्या है। ठीक है, देख लेते हैं ओवन्स ब्रिज और दूसरा आता है एंडरसन ब्रिज। ठीक है, यहाँ पर भी आपका कंक्लूजनरी लाइन एक ही है, ओवन ब्रिज मीडियम क्यू फैक्टर मीडियम इंडक्टेंस टू फाइंड मीडियम क्वालिटी फैक्टर एंड टू फाइंड मीडियम इंडक्टेंसेस। ठीक है, ओवन्स ब्रिज का काम हम लोगों ने देख लिया है। हेज ब्रिज इज़ फॉर हाई, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज इज़ फॉर मीडियम, एंड और एक ख़ास बात है ओवन्स ब्रिज के साथ, वो इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस मतलब ही आपका रिलेटिव परमेबिलिटी भी कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, या फिर इट इज़ यूज टू मेजर इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस या फिर सिंपली रिलेटिव परमेबिलिटी। आपको ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज में क्या है, आपको सिंपली लो इंडक्टेंस और लो क्वालिटी फैक्टर्स, बस इतना ही, एक ही बिट याद रखना, आपको और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, एक बार ब्रिज को गो थ्रू कर लो, एक बार यहाँ पर भी ब्रिज को गो थ्रू कर लो, बस आपको और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, इसके अंदर टोटल 3 ही ब्रिज है। एक आता है डिसॉटी ब्रिज, दूसरा आता है मॉडिफाइड डिसॉटी ब्रिज और तीसरा आता है आपका शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, आपको इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, डिसॉटी ब्रिज सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस मेजर कर सकता है, मॉडिफाइड डिसॉटी ब्रिज कैपेसिटेंस के साथ डिसिपेशन फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकता है। डिसिपेशन फैक्टर का मतलब सिंपल होता है, कैपेसिटर के अंदर भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसके अक्रॉस कितना एनर्जी अगर डिसिपेट हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो उसी चीज़ को अगर मेजर करना है कि आपका कैपेसिटेंस कितना प्योर है, तो आप लोग डिसॉटी ब्रिज, मॉडिफाइड डिसॉटी ब्रिज को यूज़ कर सकते हो। अब आता है हीरो, ये होता है कैपेसिटेंस मेजरमेंट का। इंसुलेशन मटेरियल से ओरिएंटेड कोई भी प्रॉपर्टी रहा तो ये मेजर कर सकता है, इंक्लूडिंग टैन डेल्टा, कैपेसिटेंस, डिसिपेशन फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक लॉस, रिलेटिव परमिटिविटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये है आपका शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, और एक बात है, शेयरिंग ब्रिज में आप टैन डेल्टा भी मेजर कर सकते हो। टैन डेल्टा का फॉर्मूला आता है ω/CR। बस आपको इतने ही एक बिट्स हैं जो याद रखना है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या होता है एंड वी विल वाइंड अप। ये जो है लास्ट बिट है पूरा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में। इसके बाद एक ही बिट बचता है, वो है एरर्स और पोटेंशियोमीटर। हम लोग ये दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे। अब देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 2 ब्रिज है, एक का नाम आता है हेवी साइड कैम्पबेल ब्रिज और दूसरा आता है कैरी फोस्टर ब्रिज। बस रट लो और कुछ नहीं, दोनों के दोनों MCQ बिट्स है। ठीक है, अब क्या है ना कि टॉपिक ही ऐसा है कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेवी साइड ब्रिज या फिर कैरी फोस्टर ब्रिज, इसको आप अपने नोट्स में बना के रखो। और एक बात है, लास्ट बिट, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक आता है वेन्स ब्रिज और ये 1 and only 1 है,
फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए आपके पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है, वो है वेन्स ब्रिज, ठीक है। लेकिन ये कब काम नहीं करता, जब हार्मोनिक्स होते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स या सेवन्थ हार्मोनिक्स अगर है तो वेन ब्रिज आपका उतना एक्यूरेट नहीं होता, और इसका जो रेंज है वो है 100 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का जो बेसिक पोर्शन था वो बस स्टार्टिंग में ही होता है, PMMC EMI इंस्ट्रूमेंट, यहीं पर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बाकी आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, इवन आपको ड्राइंग्स भी रटनी चाहिए, मतलब ही आपके ब्रिज के, लेकिन इस एग्ज़ाम्स के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कौन सा ब्रिज क्या मेजर करता है यही बिट्स को अगर याद रख लेंगे तब भी हमारे सारे के सारे बिट्स निकल जाएंगे आपके इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। अब आपके पास एक ही टॉपिक बचा है, वो है एरर्स, ठीक है। हम लोग एरर्स पोटेंशियोमीटर्स को कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल के लिए इतना ही।